नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसमें मैं हमेशा आपके लिए टेक से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता हूं। लेकिन आज मैं आपसे टेक के बारे में बात नहीं करूंगा या मैं ऐसे किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाला हूं। मैं उससे ज़्यादा ज़रूरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। हाल ही में आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग बात करते हैं गिरती हुई जीडीपी के बारे में, जो भी जॉब्स गई और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। हर एक सेक्टर की, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर फाइनेंस सेक्टर हो, टूरिज्म हो, एमएसएमईज हो, हर सेक्टर में बात हो रही है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में दोस्तों कोई बात नहीं कर रहा है, जो सेक्टर है फॉरेंसिक साइंस का सेक्टर। सब आप लोग जो लोग हैं इस ब्रांच से वो जानते होंगे, जो लोग नहीं हैं उनको मैं बता दूं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती हैं जहां पर कोई क्राइम होता है, उससे रिलेटेड एविडेंसेस का एग्जामिनेशन होता है और उनसे रिपोर्ट जाती है ताकि कोई निर्दोष जेल ना जाए और कोई गुनाहगार ना बच सके। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे जुडिशरी सिस्टम का, जो हमारे जुडिशरी सिस्टम को सपोर्ट करता है, काफ़ी तरह से हेल्प करता है और सच को सामने लाने में मदद करता है साइंटिफिक तरीकों से। दोस्तों इस सेक्टर के साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक तो लेबोरेटरीज कम है, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लेबोरेटरीज भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लेबोरेटरीज बढ़ने के साथ साथ रिक्रूटमेंट्स उसमें नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले हम एक छोटे से कुछ नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं बात करूँगा बेसिक कुछ लेबोरेटरीज में, जिसमें कि अभी अगर जो सर्वे किया गया टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों नंबर्स की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर 36% जो वैकेंट सीट है फॉरेंसिक लैब्स में, वो सारी सीट खाली पड़ी हुई है। इसका मैं छोटा सा आपके सामने स्टैट्स पेश करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस तरह से वेस्ट बंगाल में टोटल जो कि सेक्शन पोस्ट हुई हैं वो पोस्ट हुई हैं 152, जिसमें से 113 खाली हैं। उत्तर प्रदेश में 1132 पोस्ट सेक्शन है, उनमें से 830 खाली है। बिहार में 191 सेक्शन है, 126 खाली है। हरियाणा में 282 हैं, जिसमें से 152 खाली हैं। और इसी तरह झारखंड में 66 में से 40 खाली हैं। टोटल सेक्शन पोस्ट अगर बात की जाए CFSL यानी जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो कि 6 है हमारे इंडिया में, उसमें 450 सीट हैं, जिनमें से 164 लेबोरेटरीज की सीटें खाली हैं। तो ये एक बेसिक सा आंकड़ा दिया मैंने। ये आपको मैंने सेंट्रल और स्टेट लैब्स की बात की, अभी मैंने इसमें रीजनल लैब्स की बात नहीं की है, मोबाइल फील्ड यूनिट्स की बात नहीं की है, ये सब बात नहीं की है। और मैं आपके सामने ये टॉपिक इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि हाल ही में मैंने देखा कि हमारी फील्ड के स्टूडेंट्स जो हैं और टीचर्स हैं वो सब स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं अपनी, तो मुझे लगा कि मुझे उनकी तरफ से कुछ बोलना चाहिए। हालांकि ज़्यादा लोग मुझे नहीं सुनते, लेकिन जितने भी सुनते हैं शायद ये इस चीज़ को फॉरवर्ड कर सके, इस वीडियो को, और उनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, जो सिस्टम में बैठकर इन सब चीज़ों को देख रेख करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि बेसिक साइंस और फॉरेंसिक साइंस में डिफरेंस क्या है, मैं खुद एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, मेरी एक प्राइवेट लेबोरेटरी है जहाँ से मैं। तो अब बात आती है कि जॉब्स का इशू कहाँ आ रहा है। जॉब्स का इशू दोस्तों क्या आ रहा है, एक तो वैकेंसीज़ नहीं आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से लेबोरेटरीज़ में, और जो वैकेंसीज़ आती हैं वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होती हैं। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, और फिर वो रिन्यू करने की बात आती है। अब दोस्तों इशू कहाँ होता है कि भाई चलो आपका रिन्यू हो गया तो चलो 1 साल बाद आपके पास, बट वहाँ पर इनसिक्योरिटी है जॉब की। जॉब की इनसिक्योरिटी इसलिए कि 1 साल बाद अगर आपको जॉब नहीं मिली, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे 1 साल बाद अगर आपका रिन्यू नहीं होता है? इस तरह के इश्यूज बहुत सारे दोस्तों हैं जो आसपास घूम रहे हैं। सब लोग प्रॉब्लम में ही सोचते रहते हैं। इवन व्हेन आई वाज कंप्लीटेड माय MSc, मैंने भी काफ़ी हाथ पैर मारे जॉब के लिए, काफ़ी कोशिश की। प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट सेक्टर में इतना स्कोप नहीं है, जो सैलरी है बहुत कम है, 5, 10, 15, मैक्स टू मैक्स 20। दोस्तों ये सैलरी है एक MSc पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट की। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, आपने मास्टर्स किया है। काफ़ी लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं मास्टर्स कर पाने की, लेकिन फाइनली आपने मास्टर्स किया तो अब बारी आती है जॉब्स की, तो आपके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों जब जॉब नहीं है तो क्या किया जाए? जॉब्स चलिए आती भी हैं, गवर्नमेंट कुछ वैकेंसीज़ निकालती है, 100 वैकेंसीज़ निकाली किसी स्टेट में या 50 निकाली, तो वहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बेसिक साइंस और फॉरेंसिक के स्टूडेंट के बीच में क्लैशेस। क्या होता है दोस्तों, जब वैकेंसीज़ निकलती है तो उसमें वो मांगते हैं ग्रेजुएट फ्रॉम द साइंस और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम। तो जब कोई इंटरव्यू देने जाता है तो एक तो फॉरेंसिक्स वाले स्टूडेंट्स भी जाते हैं, या इंटरव्यू की बात करें या एग्जाम की बात करें, और वहाँ पर बेसिक साइंस के बारे में भी जाते हैं। फाइनली जब बच्चे इंटरव्यू में पहुँचते हैं तो इशू ये आता है कि भाई किसको लिया जाए। अब आप ऐसे समझिए इस चीज़ को, काफ़ी सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फॉरेंसिक साइंस का स्टूडेंट है जिसने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसको पता है एविडेंस कलेक्शन कैसे होता है, उनकी पैकेजिंग कैसे होती है, उनका एनालिसिस कैसे होता है, क्या टेस्ट हमें परफॉर्म करने हैं किसी पर्टिकुलर एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए, या उससे हमें रिजल्ट का आउटपुट लेने के लिए। उसको इतना कुछ पता है, उसने काफ़ी मेहनत करके उसने MSc किया, मान लीजिए 75 या 80% से। वहीं एक बेसिक साइंस का पर्सन आता है किसी केमिस्ट्री या फिजिक्स सब्जेक्ट से, मान लीजिए केमिस्ट्री से आया, उसके 85 और 90% है।
तो सीधी सी बात है, अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा परसेंट वाले को आप रिक्रूट कर लेंगे, आप रिक्रूट कर सकते हैं। हो सकता है आप उससे केमिस्ट्री डिवीज़न के लिए सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछें और वो उसमें क्वालिफाई कर जाए। अब प्रॉब्लम कहाँ आई दोस्तों, उसको कुछ भी नहीं पता है लेबोरेटरी के बारे में, कैसे काम होता है, क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन आपने उसके परसेंटेज देख के उसको रिक्रूट कर लिया। और यही होता है ज़्यादातर, क्योंकि फॉरेंसिक स्टूडेंट्स कम हैं, बेसिक साइंस के ज़्यादा हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट बेसिक साइंस की रहती है, जो कि पहुँच जाते हैं लेबोरेटरीज में इंटरव्यूज़ देने। तो वहाँ पर प्रॉब्लम दोस्तों आती है हम फॉरेंसिक साइंस वालों के साथ, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि लेबोरेटरी में सिर्फ फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर भाई गाइडलाइन नहीं है, बेसिक साइंस वालों को भी बुलाना है, तो आपने कोर्स क्यों रखा? एक अच्छा सा लेबोरेटरी आपने कोर्स दिया, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा रहे हैं स्टूडेंट्स से फॉर द ट्रेनिंग पर्पज, टीचिंग पर्पज़, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इतना कुछ कर रहे हैं, पीएचडीज़ हो रही हैं, लोग इसमें पीएचडीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, डिप्लोमास कर रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? कम्पीट आपको बेसिक साइंस में ही जाकर करना है। तो फिर दोस्तों आपने फॉरेंसिक साइंस क्यों की? और फॉरेंसिक साइंस की अगर मैं बात करूँ, छोटी सी बुराई है कहीं कहीं, ये मैं इसको बुराई नहीं कहूँगा, ये एक डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसा है दोस्तों कि अगर आप फॉरेंसिक से कर लेते हैं तो आप कहीं और जा नहीं सकते इन दी सेंस, ऐसा नहीं कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, एग्जाम नहीं दे सकते या नहीं कर सकते, पर प्रॉब्लम ये आती है कि लाइक आपने फॉरेंसिक साइंस स्टडी किया है और आपको अगर कोई जॉब नहीं मिलती और आप प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में कहाँ जाएंगे? किसी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में जाएंगे जहाँ आपको पे स्केल क्या मिलेगा? मैक्स टू मैक्स 20,000। वो भी मैक्स बता रहा हूँ कि जो कि दिल्ली और बेंगलुरु और मुंबई जैसी सिटीज़ में जहाँ पर थोड़ा सा काम है प्राइवेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ के पास, तो उसमें से तो नहीं हो पाना है। उन जैसी सिटीज़ में, बेंगलुरु वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, तो वहाँ पर दोस्तों मुश्किल हो पाता है सर्वाइव कर पाना उस अमाउंट में। एक तो दोस्तों ये बात हो जाती है हमारे बेसिक साइंस की। उसके बाद हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो भी कुछ इतने ही अच्छे नहीं हैं, मतलब हैं ही नहीं। मुझे तो ये लगता है कभी कभी कोई रूल्स ही नहीं है। लाइक वैकेंसी आएगी तो कोई भी जा सकता है इंटरव्यू देने या देने। और दोस्तों ये लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसी निकालने की, एक तो आप इतने कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। लाइक आप किसी एविडेंस, कोई किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को जॉब मिली 1 साल के, उसने सेंसिटिव एविडेंस पे केसेस किए हैं। लाइक कोई फेमस केस हो गया, फॉर एग्जांपल आरुषि तलवार मर्डर केस की बात करता हूँ मैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट था दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पर था, उसने आरुषि तलवार का केस हैंडल किया, उसने उस पर रिपोर्ट्स बनाए, एग्जामिनेशन दिया, और आपने 1 साल बाद उसका रिन्यू नहीं किया जो कॉन्ट्रैक्ट था और वो चला गया। हो सकता है वो उस एविडेंस जो थी, एविडेंस की इन्फॉर्मेशन थी, उसको लीक कर दे, क्योंकि वो सिस्टम में ही नहीं है और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप क्या बोलेंगे? वो बोल देगा कि मैं तो हूँ ही नहीं सिस्टम में। आप उस पर क्या एक्शन लेंगे कि उसकी जॉब चली जाएगी या इंक्वायरी लगा देंगे? आप क्या करेंगे? एक तो आपने इतना कॉन्फिडेंशियल सिस्टम बना रखा है, आप बोलते हैं लेबोरेटरीज के सारे एविडेंसेस कॉन्फिडेंशियल होते हैं, बाहर का कोई नहीं आ सकता लेबोरेटरीज में, कोई एविडेंस को नहीं देख सकता, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पर वहाँ पर रखने की क्या ज़रूरत है? अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप पुलिस सिस्टम में भी कॉन्ट्रैक्ट पर इंस्पेक्टर्स रख सकते हैं। आप देख सकते हैं जिम में से जो अच्छी फिजिक के पर्सन हैं, जो अच्छा दौड़ सकते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल के लिए आपने इंस्पेक्टर रख लिया। जो रिटायर होते गए उनको हटा के कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया। इससे आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा। ये एक सार्काज़म में मैं बोल रहा हूँ, बट ये सच्चाई है दोस्तों कि ऐसी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट में रखने की ज़रूरत क्या है। इवन मैं मेरे सीनियर्स को जानता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट जो मुझसे काफ़ी, मतलब मैं तो आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट, मैं कहूँगा खुद को, मैं कोई बहुत टॉपर नहीं था, बट वो जो ब्रिलियंट थे अपने सब्जेक्ट में, बहुत अच्छा काम करते थे, मन लगा के मेहनत से काम करते थे, कईयों ने कॉन्ट्रैक्ट पर सालों जॉब की है, 5-5, 6-6, 7-7 साल कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब की है। दोस्तों सुनने में कितना अजीब लगता है, 6 साल आप कॉन्ट्रैक्ट पर हर साल एक डर की नौकरी कर रहे हैं कि कब मेरी नौकरी जा सकती है। कोई फ्यूचर का कुछ है ही नहीं, कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, 1 साल बाद गवर्नमेंट 1 साल बाद चाहेगी आपको निकाल देगी। कोई लायबिलिटी नहीं है आपके पास, कोई पीएफ नहीं है, कोई मेडिकल सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ आपको फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगा बिकॉज यू आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास घूम रही हैं। लाइक हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आज जो मैं जानता हूँ कई स्टूडेंट्स ने जो आवाज़ उठाई, मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग बोल रहे हैं। मेरे सीनियर्स हैं, मैं जो हैं सिस्टम में, मैं चाहता हूँ कि वो सपोर्ट करें उन स्टूडेंट को। और जो पॉलिटिशियंस हैं या आप प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज़ में या आप कहीं पर भी हैं, आप शेयर करें, इस बात को पहुँचाएँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाएँ जो सिस्टम में बैठे हुए हैं। शायद मेरा एक छोटा सा एफर्ट शायद कुछ कर सके। मैं नहीं कहता कुछ होगा ही, बट एक कोशिश तो मैं भी कर सकता था, तो मैंने की है। और दोस्तों अगर बात की जाए टीचिंग की, तो एक बहुत ही, मैं सुनता हूँ लोगों के अंदर एक क्रेज़ है। फॉरेंसिक्स में जब आ जाते हैं तो क्या बचता है दोस्तों कि नेट क्वालिफाई करेंगे। फॉरेंसिक दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है। लाइक रिसर्च की अगर बात की जाए तो रिसर्च के लिए बहुत कुछ, एक वास्ट फील्ड है, काफ़ी कुछ है इसमें रिसर्च होने के लिए। तो लोगों के अंदर एक ड्रीम डेवलप होता है कि नेट क्वालिफाई करेंगे या JRF क्वालिफाई करेंगे। बेसिकली JRF क्वालिफाई करेंगे, वो उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और JRF क्वालिफाई करते हैं।
और जेआरएफ नहीं होता तो एटलीस्ट नेट हो जाता है। अब नेट की बात की जाए तो टीचिंग असिस्टेंट या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज कितनी है दोस्तों। नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, कोर्स खुल रहा है, वहाँ पर हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि हर नेट क्वालिफाई को जॉब मिल जाए। तो अगर नेट क्वालिफाई करने के बाद भी आप घर पर हैं तो दोस्तों एग्ज़ाम यूजलेस है। और उसके बाद अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो नेट क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप जितना समय, जितना एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में एफर्ट दे रहे हैं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आप, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम लाइक बैंकिंग और अदर सेक्टर में देंगे तो हो सकता है आप उसको भी क्वालिफाई कर लें। बिकॉज क्यों दोस्तों अपनी एनर्जी और समय वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रही इससे। लाइक आप जो लोग नए हैं उनको पता होगा कि अभी तक शायद ही न्यूज़ में कहीं कोई बात की गई हो फॉरेंसिक साइंस की वैकेंसीज़ के बारे में। हम सुनते हैं लोग न्यूज़ अपने न्यूज़ रूम्स में डिबेट्स में बुलाते हैं एक्सपर्ट्स को, प्राइवेट एक्सपर्ट्स आते हैं वहाँ पर, सबका एंटरटेनमेंट होता है, अपना अपना ओपिनियन देते हैं, अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन कभी कोई जॉब की बात क्यों नहीं करता। लोग ट्वीट करते हैं, लोग आरटीआई लगाते हैं, लोग पूछते हैं, लेकिन उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता। दोस्तों प्रॉब्लम किसकी है। हम स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं, लाइक हम फीस दे रहे हैं, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा फीस है, लैक्स में लोग फीस दे रहे हैं एक ऐसे करियर ऑप्शन में जाने के लिए जिसमें वो चाहते हैं हम सिस्टम की हेल्प कर सके, यूनिवर्सिटी सिस्टम को सपोर्ट कर सके और लोगों को जस्टिस दिलाने में मदद करें। लोग चाह रहे हैं लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं आप प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी जो कुछ चल रहा है सिस्टम के बारे में आपको अवगत कराने के बारे में। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर कोई और वीडियोज़ लेकर आऊँ जो इस तरह की हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये मेरा टेक का चैनल ज़रूर है, लेकिन दोस्तों अगर कुछ गलत है, कुछ ऐसा है जिसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए तो मैं बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगा। आई डोंट केयर कि मेरा जो जैनर है, चैनल का जो नीश है वो डिफरेंट हो रहा है या लोग इस चैनल को डिसलाइक करेंगे। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। अगर जो चीज़ सही है मैं उसके बारे में आवाज़ उठाऊंगा। और जो स्टूडेंट्स बेचारे मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। आप मुझसे जो सपोर्ट चाहते हैं मैं आपको सपोर्ट दूंगा, चाहे फिर वो वीडियो की तरफ से हो या कोई दूसरी तरफ से। दूसरा जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि मेरी प्राइवेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज़ है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ दो राय कि दोस्तों मैं 4 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। यस, लिटरली मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं बन गया। तो दोस्तों सबको हमेशा एक से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो लाइक हो सकता है मैं कल सक्सेस पा लूँ, मैं अपनी बात नहीं करूँ, लेकिन जो और स्टूडेंट्स जो इस उम्मीद में है कि हम फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में एक रेप्यूटेड जॉब करेंगे, एक सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, अपने समाज को एक ऐसा सपोर्ट देंगे जिससे वो किसी भी तरह से न्याय पा सकें अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो दोस्तों करना चाहते हैं लोग, अच्छे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं। जो मैं ऐसे एक्सपर्ट्स को जानता हूँ जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं अपनी फील्ड में, अपने ब्रांचेस में, हर चीज़ की नॉलेज, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। एग्ज़ाम ही नहीं है तो उनको मौका कैसे मिलेगा। इवन यूपी में यूपीएससी तक में ये सब्जेक्ट नहीं ऐड हुआ है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक में बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, लाइक डायरेक्टर्स हैं, डेप्टी डायरेक्टर्स हैं, सब्जेक्ट ही नहीं है। उसके बाद वो मांगा जाता है आपसे एक्सपीरियंस। भाई आप कॉलेज से निकले, आपके पास एक जैसे तैसे 1-2 वैकेंसीज आई साइंटिफिक ऑफिसर्स की या साइंटिफिक असिस्टेंट की, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस, आपने जॉब ही नहीं दी तो एक्सपीरियंस किस बात का आप ले रहे हैं। घर बैठने का एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए नहीं है, तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाए बच्चा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपसे बताई। तो अब मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। अगर कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।